बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रीज़। हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से ज़वाल की जानिब गामज़न है। बहुत तेज़ी से जो फिगर्स आ रहे हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल्स के, वो डिक्लाइन की तरफ हैं। ऑटो सेक्टर डिक्लाइन की तरफ है, टेक्सटाइल सेक्टर डिक्लाइन की तरफ है। हर शख्स परेशान है। हमारी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के जो नंबर्स हैं, जो बड़ी सनतें हैं, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। उसकी बुनियादी वजह है इंटरेस्ट रेट, उसकी बुनियादी वजह है एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी टैरिफ। इनको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई तो पॉलिसी बनानी है, SIFC को काम करना है। अब टेक्सटाइल सेक्टर है, वो इस वक्त प्रॉब्लम का शिकार है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे मुल्क में कम होती जा रही है। इंटरेस्ट रेट 22% पे है। इन्फ्लेशन का जो फिगर है वो कम हुआ था, तो ये उम्मीद की जा रही थी बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से कि इस बार इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, लेकिन नहीं किया स्टेट बैंक ने। FBR का जो प्रेशर है वो भी बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा खल रहा है। तो किस तरीके से सर्वाइवल होगा? नए नए SROs आ रहे हैं, मंथली बैलेंस शीट जमा करानी है FBR में, तो बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा परेशान है, ट्रेडर्स भी बहुत ज़्यादा परेशान है। FBR ने एक नई स्कीम लॉन्च की थी, ताजिर दोस्त स्कीम, बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। बिजनेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा नाला है स्टेट बैंक के ऊपर कि इन्होंने इंटरेस्ट रेट को कम करना चाहिए था। जब इन्फ्लेशन का फार्मूला अपनाते हैं तो इन्फ्लेशन तो कम हुई है, वो भी नहीं हुआ। इसके अलावा 9 सेंट पे बिजली की बात की जा रही है बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो 9 सेंट की बिजली हमें मुहैया कर सकती है। PM ने मुलाकात के लिए बुलाया था बिजनेस कम्युनिटी को, बहरहाल एक दफ़ा फिर मीटिंग मनसूख कर दी। तो बिजनेस कम्युनिटी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा शेक हो रहा है। फिर बिजनेस कम्युनिटी ये कह रही है कि जब तक लोकल इन्वेस्टर को आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ आके कैसे काम करेगा। SIFC की तरजीहात में इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, बिजनेस कम्युनिटी का ये मुतालबा है। लेकिन बहरहाल SIFC काम कर रहा है, गवर्नमेंट काम कर रही है, बजट सर पर है। इंडस्ट्रीज़ का सर्वाइवल कैसे होगा, कैसे हम अपने एक्सपोर्ट टारगेट को अचीव करेंगे? इस साल तो हमने अपना एक्सपोर्ट टारगेट अचीव नहीं किया, रेमिटेंस का टारगेट अचीव नहीं किया, तो क्या आइंदा आने वाले दिनों में हम अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ कर पाएंगे? 17 सेंट पे हमें इस वक्त बिजली मुहैया है सनतों को। ये 9 सेंट पर जब तक नहीं आएगी हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को नहीं चला सकते। 22% शरह सूद को अगर हमने कम नहीं किया, हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को नहीं चला सकते। आज प्रोग्राम में हमने इंडस्ट्रीज़ के इशूज़ को रेस करना है और इसके सोल्यूशन को भी रेस करना है, और सजेशंस और एडवाइसेस को हमने फॉलो करना है कि कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे गुजर कर हम अपनी लाइन ड्रॉ करें, अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बचाएं और तरक्की की राह पर गामजन करें। इन तमाम मौज़ूआत पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तक ब्रेक का हमारे साथ है। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मियाँ जाहिद हुसैन, चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान में इस वक्त हमें मुतादिद चैलेंजेस का सामना है, लेकिन जो एक सबसे बड़ा मसला है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेव नहीं कर पा रहे। क्या समझते हैं, बजट सर पर है, हुकूमत को कौन से ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे इंडस्ट्रीज़ सेव हो सकें और परफॉर्मेंस दे सकें? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो कैसे हो सकती है कि जब आप में दुनिया की महंगी तरीन बिजली आप दे रहे हैं इंडस्ट्री को, महंगी तरीन आप गैस दे रहे हैं, फिर ऊपर से लोड शेडिंग भी करते हैं, फिर ऊपर से गैस भी नहीं देते हैं, यानी महंगी भी है और देनी भी नहीं है। और फिर साथ में बैंक मार्कअप जो है इस वक्त 22% जो आपका मार्केट पॉलिसी रेट है, उसके ऊपर 2-3% जो है फिर बैंक का स्प्रेड भी है। तो ये इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है जब इतनी ज्यादा होगी, कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, पूरी दुनिया में महंगे तरीन हम होंगे, तो कैसे इंडस्ट्री चलेगी। तो ये इस किस्म के इश्यूज हैं जो गवर्नमेंट को एड्रेस करने चाहिए। गैस में आप देखें कि बिजली में तकरीबन 1200 अरब रुपए का गवर्नमेंट लॉस करती है जी। जो बिजली हम बनाते हैं। अगर 22,000 मेगावाट बिजली हम डेली बनाते हैं तो उसमें से 5-5,500 मेगावाट बिजली का पता ही नहीं चलता कि यही कहाँ। तो ऐसे में जब इतने ह्यूज लॉसेज होंगे जिसका 1200 अरब रुपए के लॉसेज है, तो गवर्नमेंट वो ज़ाहिर है कि हम लोगों पे मुंतकिल करती है या सर्कुलर डेट की शक्ल में वो सामने आते हैं। तो ये सारी चीज जो है इसको एड्रेस करने की जरूरत है। इन इदारों को प्राइवेटाइज करें ताकि ये लॉस खत्म करें। इसी तरीके से आपकी जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैं, ये 80 इदारे हैं जो लॉस करते हैं। 1200 अरब रुपए का ये भी लॉस करते हैं, तो 12 और 1200 2400 अरब रुपए के जो लॉसेज हैं ये 8 अरब डॉलर बनते हैं। अब ये 8 अरब डॉलर के लॉसेज है, ज़ाहिर है कि हमें ही टैक्सों की शक्ल में पे करने हैं। बिल्कुल। तो जब हम हमारी कॉस्ट इस तनासब से महंगी होती चली जाती है, यानी एक तरफ हमें टैक्स भी देने हैं, दूसरी तरफ हमें बिजली गैस महंगी भी मिलनी है, तीसरी तरफ पानी नहीं मिलना, चौथी तरफ जमीन इतनी महंगी है। तो ये सारी इतनी चीजें हैं कि जिसमें इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाने की जरूरत है, इंडस्ट्रियल जोन बनाने की जरूरत है और इन सारी चीजों को ठीक करने की जरूरत है।
और ये चीजें जो है ये हम ठीक कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि ये कोई रॉकेट साइंस है, ये हम ठीक नहीं कर सकते। जी इन चीजों को ठीक करने का सिंपल तो फार्मूला है कि इसमें ये लॉसेस बंद कर दिए जाए, बिल रिकवरी पूरी की जाए, लाइन लॉसेस खत्म किए जाए, चोरी खत्म की जाए तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। एक और फैक्टर इसमें जो है वो कैपेसिटी पेमेंट है। जी हम तकरीबन 20-22 रुपए यूनिट कैपेसिटी पेमेंट करते हैं, तो वो बिजली महंगी इसलिए मिलती है हमें, तो उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि वो एड्रेस नहीं हो सकता, तो उसको भी एड्रेस करना चाहिए। तो ये चीजें फाइन ट्यूनिंग में आती हैं या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में आती हैं। तो कुछ फाइन ट्यूनिंग के इश्यूज हैं, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के इश्यूज हैं, इनको करते चले जाएं, चीजें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। मियाँ साहब, हम इन इश्यूज में कब तक फंसे रहेंगे? हम क्यों नहीं बाहर निकलते जब हमारे पास पोटेंशियल भी है, हमारे पास टीम भी है, हमारे मुल्क के अंदर बेशबहा ज़खायर भी हैं? हम क्यों ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाते? क्यों इन इश्यूज में जकड़े हुए हैं? क्या ब्यूरोक्रेसी की जो कॉन्स्पायरेसी है उसकी वजह से इंडस्ट्रीज मुतासर हो रही हैं, या फिर इंटरनेशनल प्रेशर आ जाता है? वजह क्या है? नहीं देखें, इंटरनेशनल प्रेशर से वो तो नहीं हमें कहते कि आप बिजली चोरी करें या लाइन लॉसेस में जाया करें या डेली 5000 मेगावाट बिजली जाया करते हैं। मगर वो ईरान के हमें ये तो मंसूबे कोई में नहीं तो कहता ना। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर देते हैं। पाक ईरान मंसूबा जो है उस पर तो हम यूएस ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया देखें था। वो एक सब्सिक्वेंट चीज है। हमें देखें गैस की जरूरत है, हम ईरान से अगर लेते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं जी ईरान पे सैंक्शन है, आप उससे नहीं ले सकते। वो एक अलग इशू है। लेकिन जो इशू ये है कि जो चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं जी उनकी कॉस्ट तो हम ठीक करें, वो क्यों चोरी हो, उनको ठीक करें ना। उसमें चोरी चकारी लैकिंग हेरा लैकिंग फेरी। किसकी है? लैकिंग किसकी है? लेकिन बात यह है कि इसमें हम सब शामिल हैं। लेकिन बिजली चोरी कौन करता है ये भी हमें पता है। बिल्कुल लाइन लॉसेस क्यों होते हैं, वो नायली या निकम्मापन है या उस सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है। अच्छा, बिल रिकवरी क्यों नहीं होती? रिकवरी इसलिए नहीं होती कि जो हमारी डिस्पोज है वो इनएफिशिएंट है। तो जी ये जिम्मेदारी तो सबको पता है कि किसकी है। अब उन चीजों को ठीक करना है। अब आपने जो जाहिर है कि मायूसी वाली बातें मैं कर रहा हूँ, जी लेकिन इसका हल भी बताऊंगा मैं। बिल्कुल, हल आप हल इसका भी ये बताएं। है जी कि इन चीजों को ठीक करें, फाइन ट्यून करें। अब ये गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई है तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की जरूरत है। इन्होंने कहा था कि हम इन इदारों को प्राइवेटाइज करेंगे, तो इनको प्राइवेटाइज कर दें। जब प्राइवेटाइज करेंगे तो इसमें जो लॉसेज हैं वो खुद ही जो नए ओनर्स आएंगे उसको ठीक करेंगे। तो चीजें ठीक होती चली जाएंगी तो हर चीज ठीक होगी। अब इसमें एक होप ये है कि SIFC का इदारा बन चुका है, जी उसमें सारे स्टेक होल्डर बैठे हैं, उसमें सूबे भी बैठे हैं, उसमें मरकज भी बैठा है, उसमें हमारे सिक्योरिटी ऑर्गन जो है वो भी उसमें मौजूद हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें, इसका मतलब है कि एक कौम की इज्तिमाई दानिश भी उसमें आ गई है और उसमें एनफोर्समेंट भी आ गई है। तो वो अगर चीजें जो तय होंगी उनको एनफोर्स करना शुरू कर देंगे तो डिलीवरी होना शुरू हो जाएगी। मगर SIFC की जो प्लानिंग है उसमें माइनिंग शामिल है, IT शामिल है, एग्रीकल्चर शामिल है, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन शामिल नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात है इस पर। टेक्सटाइल सेक्टर भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब जी आइंदा आने वाले दिनों में इंडस्ट्रियलाइजेशन को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाएगा। तो जी जी। आप नहीं समझते कि SIFC को आप सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए और एक पॉलिसी बनानी चाहिए? नहीं, मैं बताऊं आपको कि प्रैक्टिकली वो पहले 5 शोबे थे SIFC के पास, लेकिन उन्होंने बाकी चीजों को भी अब एड्रेस करना शुरू कर दिया है। उसमें देखें प्राइवेटाइजेशन भी SIFC के पास है, जी वो उसको भी देख रहे हैं। और इस तरीके से जो रेड टेपिज्म है, जिन चीजों में स्लो डिसीजन होता है, उन लिथार्जी है, उन चीजों को भी वो देख रहे हैं। क्योंकि जाहिर है कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, हमारे जो रेलेवेंट फेडरल मिनिस्टर हैं वो भी बैठे हुए हैं, आर्मी चीफ भी बैठे हुए हैं जी और सूबे भी बैठे हुए हैं। तो हमारे जो मसाइल हैं वो कहीं ना कहीं या तो सूबों में आ रहे हैं या फेडरल गवर्नमेंट में आ रहे हैं या ब्यूरोक्रेसी में आ रहे 6:30 हैं। मिनट। तो कहीं ना कहीं तो आ रहे हैं ना। सर, PM ने आप लोगों को बुलाया था, दोबारा मीटिंग मनसूख कर दी इस्लामाबाद में। फेडरेशन जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जाना था, मिनिस्ट्री से जी मिलना था, एनर्जी मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री से, फिर PM से डिसीजन करवाना था कि 9 सेंट्स पे बिजली मुहैया करें। वो दोबारा ये मीटिंग मनसूख हुई है। पहली दफ़ा भी हुई थी एक दफ़ा जब वो पिछली दफ़ा इलेक्ट हुए थे, अब ये दूसरी दफ़ा हो गई। तो अब कैसे जी। आपके मसाइल एड्रेस होंगे? मैं समझ रहा हूँ कि वो एड्रेस जहाँ तक होने का ताल्लुक है तो एड्रेस कुछ ना कुछ तो हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो रहा, कुछ उसमें काम हो रहा है। जी और मुझे बड़ी होप है। मैंने बताया ना कि कुछ चीजें ऐसी हैं, अब जैसे सऊदी अरब के लोग आए थे तो उससे भी 5 से 7 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हमें मतवक्को है। जी तो चीजें जब ठीक होती है ना, जाहिर है कि उनको भी हमने बिजली देनी है, उनको भी हमने गैस देनी है, उनको भी हमने जमीन देनी है, उनको भी हमने पानी देना है। तो वो चीजें उनको हम कब देंगे? तभी तो देंगे जब ये चीजें ठीक होंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चाहे हम फॉरेन इन्वेस्टर भी आ रहा है तो उसको चीजें हमने ठीक करके देनी है। चलें प्रायोरिटी उधर ही सही शुरू कर लें, तो जी लेकिन वो चीजें फिर ठीक होना शुरू हो जाएगी ना। ठीक होना तो शुरू एक हो जाएंगे आइंदा वाले दिनों में। आखिर में मुझे जी मियाँ साहब ये बता दें कि जब महंगाई की शरह में कमी होना शुरू हो गई है तो फिर स्टेट बैंक ने शरह सूद को 22% पे मुकर्रर क्यों रखा?
जी, इसमें हमें एतराज़ है। हम समझते हैं कि इसमें स्टेट बैंक को इस दफ़ा को 4-5% कम करना चाहिए था। अब उनका कहना ये है कि फर्दर जो महंगाई एंटिसिपेटेड है, इन्फ्लेशन, तो उसकी वजह से उन्होंने उसको कम नहीं किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये कम कर देते तो नई गवर्नमेंट भी आई थी, कुछ नई इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, नए एवेन्यूज भी पैदा हो रहे हैं, तो एक बिजनेस कम्युनिटी में उसमें होप पैदा हो जाती कि भाई ठीक है, चीजें अब बेहतर हो रही हैं, कॉस्ट कम हो रही है। एक होप क्रिएट करनी चाहिए थी। तो मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक अगर इस दफा इसमें 2-3%, 4% रेट कम कर देता जी, तो उसकी स्पेस मौजूद थी, तो उन्हें कम करना चाहिए था। कम करना चाहिए था, होप पैदा हो जाती। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। SIFC इंडस्ट्रीज़ के इशूज़ पर काम कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट भी इंडस्ट्रीज़ के इशूज़ पर काम कर रही है। आइंदा आने वाले दिनों में यकीनन रिलीफ की तवक्को है बिजनेस कम्युनिटी को। जबकि मियाँ साहब ने ये कहा है कि स्टेट बैंक को इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए था। बिजनेस कम्युनिटी चाहती थी कि इंटरेस्ट रेट कम हो, क्योंकि इन्फ्लेशन की जो फिगर्स हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं। गैप मौजूद था लेकिन खैर नहीं हुआ। लेकिन अब अगली बार जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा उसमें यकीनन ये तवक्को की जा रही है कि इंटरेस्ट रेट घटेगा। बहरहाल इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्प्रूव करना है, इसके लिए हमें कोई ना कोई पॉलिसी बनानी होगी। ब्रेक के बाद हम जो हमारा जो टॉपिक है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं जौहर अली कंधारी, प्रेसिडेंट काटी। बहुत शुक्रिया जौहर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। मुतादिद दफ़ा काटी ने भी कहा, चैम्बर्स ने भी कहा, एपेक्स बॉडी जो फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसने भी कहा हुकूमत को कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पर तवज्जो मरकूज़ करें, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात के लिए बुलाया लेकिन वो एकदम से मीटिंग मनसूख हो गई। तो अब किस तरीके से सर्वाइवल होगा हमारी इंडस्ट्रीज़ का? कई फोरम पे जहाँ पे हमें मौका मिला ये बात आवाज उठा चुके हैं कि जी, किसी भी आप तारीख दुनिया की उठा के देख लें, हम जैसा मुल्क जो इतनी बड़ी आबादी 25-26 करोड़ की आबादी के मुल्क के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा हमारा जो इकोनॉमी का एक उससे जो हमारी वाबस्तगी है वो हमारी एग्रीकल्चर बेस है। एग्रीकल्चर बेस इकोनॉमी है, उस पर हम बेस करते हैं। अब एग्रीकल्चर में तो गंदम भी है, कपास भी है, गन्ना भी है, बिल्कुल, सब कुछ आ जाता है। लेकिन इसके बाद देखें जो अर्बन एरियाज आते हैं, वहाँ के जो पढ़े लिखे जो लोग हैं उनके पास क्या जराए हैं कि वो जाके अपना रोजगार हासिल कर सके। वो खेतों में जाके तो खेती काश तो नहीं कर सकते ना, उनको तो शहरों में काम करना है। अच्छा, बिल्कुल, कितने लोग जाके बैंकों में काम कर लेंगे, कितने लोग जाके जो है ना वो मल्टीनेशनल में काम कर लेंगे। जो हालात हैं कारोबार के, वाहिद एक ही जरिया है जो आपको फरोग आप मजबूत कर सकता है, एक रिवॉल्यूशन ला सकता है, और वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्योंकि आप और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी मैं बार बार कहता हूँ कि बाय द प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट का काम इंडस्ट्री लगाना नहीं है, वो उनको वो एनवायरनमेंट देना है, वो हालात पॉलिसी बना के देने हैं, देना है, बिल्कुल, वो एग्जैक्टली पॉलिसीज तो बनती हैं, उसको नाफिजुल अमल भी करना है और ईज करना है ताकि लोग इंडस्ट्री लगाएं, और इंडस्ट्री लगा के लोगों को रोजगार दें। सही 240 गज के प्लाट पे अब्दा साहब, तो उसमें भी 150-200 लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुंसलिक हो जाते हैं, बिल्कुल, तो फलते हैं। तो अब और अलमिया ये है कि बजाय इंडस्ट्री लगने के इंडस्ट्री बंद हो रही है, और खासी बंद हो रही है। जिनके 5-5 यूनिट और 2 यूनिट बंद कर दिए हैं। कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं हो रही है, कोई नहीं हो रहा है, कोई नई इंडस्ट्री की प्रोडक्शन लाइन नहीं बढ़ रही है, बल्कि लोग अपने यूनिट बंद कर रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर का अगर एक यूनिट बंद होता है तो उसका मतलब आपने तकरीबन 2-2.5-3 हजार लोगों को बेरोजगार कर दिया। और आए दिन हमें कोरंगी में भी इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, रमजानों में भी आए, बाद में भी आए कि जी अचानक इंडस्ट्री बंद हो गई, लोग परेशान हो गए, रोडों पे आ गए। कि ईद के टाइम, रमजान के टाइम पे हमारे साथ इस तरीके से किया गया। जब हमने उनके ऑनर से बात की तो पता चला, वो कहते हैं भाई क्या करें, हम खाली बिठा के तो तनख्वाह नहीं दे सकते, और जब तनख्वाह नहीं दे सकते तो हम किस तरीके से लोगों को अपने पास रखें। बेहतर सही ये कि बात, हम आज सरेंडर कर लें। मगर जो लेकिन एक जमाना था जब लॉ एंड ऑर्डर के हाथ हुए, ये बात मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, जब इंडस्ट्री लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब हुए तो लोगों ने इंडस्ट्रियां बंद कर दी, और उसको बंद करने के बाद लोगों ने उसको वेयर हाउसेज में कन्वर्ट किया, जी, और वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगा के और 10-12 गार्ड बिठा के 2 मैनेजर रख के अपने घरों में बैठ के मॉनिटर किया, और वेयर हाउस में इंपोर्ट करके चाइना से माल मंगाते थे और वहां पे इंपोर्ट करके उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। इंडस्ट्री बंद कर दी। जो काम जिस जगह पे 400 आदमी काम करता था, वहां पे सिर्फ 5 से 7 आदमी की जगह रह गई नौकरी करनी। यानी कि आपने तकरीबन 400 समझो 490 आदमी को बेरोजगार कर दिया। अच्छा, अब जब से ये डॉलर में इंस्टेबिलिटी आई है और जी, डॉलर पोजीशन मजबूत नहीं है, उसके बाद अब इंपोर्ट भी तकरीबन आपकी डिक्लाइन की तरफ। अब लोग करें तो क्या करें? अब जाहिर सी बात है, या तो वो जगह अगर कोई अच्छी होगी तो वो उसको तोड़ के या
तो जमीन बेच देगा या फिर कोई टावर बना देगा या कोई रेजिडेंशियल स्कीम लॉन्च कर देगा जो दुनिया कर रही है। उससे तो आप लोगों को रोजगार नहीं दे सकते ना। हल क्या अपने समझते वर्कर जो हैं, हमारी हल क्या कारोबार है के लिए जौहर साहब? अब बजट सर पर है, आप लोगों ने तजावीज दी, Yes. गवर्नमेंट आप लोगों जी की हमने तजावीज को पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? हल क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन का फ्यूचर क्या है? देखिए आज हमने, मैं पहले बजट की बात आ गई तो मैं इसको अपडेट कर दूं कि फिर उस पर तरफ भी आता हूं कि बजट के हवाले से आज हमने एक बहुत ही कंप्रेहेंसिव 72 पेज का एक कंप्लीट बजट अपने काटी से बना के तमाम जो मुतल्लिका लोग हैं, जिसमें हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, प्लानिंग डेवलपमेंट के मिनिस्टर्स, चेयरमैन एफबीआर, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, सारों को भेजा है उसकी पूरी बाइंडिंग करके एक 72 पेज की बना के। उसमें हमने रिकमेंडेशन यही दी है कि सर टैक्स नेटवर्क को आपको बढ़ाना होगा, आपको लॉन्ग टर्म प्लान देने होंगे, शॉर्ट टर्म प्लान नहीं चल सकते। यहाँ पे हर 6 महीने बाद एक टैक्स पॉलिसी चेंज हो जाती है। मैं पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूँ, 1964 में एक एक्ट बना था इंडिया के अंदर इनकम टैक्स का, जो आज तक नाफिजुल अमल है। यहाँ पे कभी पॉस आता है, पॉस लोग समझ नहीं पाते, ट्रेनिंग नहीं होती है, मालूमात नहीं होती, तो पॉस के बाद रेडार आना शुरू हो गया है। मतलब इसके लिए जो लोगों ने इस नेटवर्क में आना, उनको ट्रेन तो करें, एजुकेट तो करें। ना टैक्स देने वाले को पता है, ना टैक्स देने वाले को पता है, तो किस तरीके से काम चलेगा? लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो हमने रिकमेंड की है। इसके अलावा जो है ना, इफेक्टिव बजट को बनाना होगा, उसमें लिए आपको प्रायोरिटीज डिफाइन करनी होगी, वो अभी तक डिफाइन नहीं होती। स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करना होगा। जब तक जो डायरेक्टली इसमें स्टेक होल्डर है, अगर उसकी आप नहीं सुनेंगे, आपका बजट वो एक बजट ही होगा, अजम्पशन के ऊपर एक्चुअल बजट नहीं बन सकेगा। और फैक्ट्स एंड फिगर एक्चुअल लेने होंगे सर, अज्यूम होंगे। इसके अलावा एक हमने तजावीज ये भी दी कि जो एओपी या जो सिंगल ऑनर कंपनी है, उनका टैक्स जो है ना 15% से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा आपका 67% करा, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, उसको नेट टैक्स नेटवर्क में, उसकी इनकम को टैक्स नेटवर्क में हमें लाना होगा। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी टैक्स आई थिंक शुड नॉट मोर देन 20%, ये हमने रेकमेंड किया है। और बिजली की जो कीमत है वो 9 सेंट्स पे आनी चाहिए। इस पर ये तो अर्जेंट बेसिस है। अभी तक इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। मैं बिजली पे, और जितना हम डिले होते जाएंगे उतना हम एक्सपोर्ट पे पीछे होते जाएंगे। मैं बिजली पे भी आता हूँ। मैं 2-3 पॉइंट्स मेरे बजट प्रपोजल के रह गए, जिसमें एक तो हमने सेल टैक्स के लिए उनसे कहा कि इसको सिंगल डिजिट पे लाएं। कैपिटल गेन टैक्स जो इस टाइम उन्होंने 3 साल किया हुआ, इट शुड बी 1 ईयर। सर आपने एक्टिविटीज ही रोक दी है। अगर एक जमीन लेता है 1 साल के अंदर बंदा बेचता है, टैक्स के खौफ से जमीन नहीं बेचता, जिससे आपकी एक्टिविटीज खत्म हो गई, सेवेनी टैक्स भी तो आयद है हम पर, और जमीन लेके 3 साल जी आयद है ना, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ। और ये जो टैक्स की जो मिनिमम टैक्स की जो प्रोग्राम है, जिसको उसकी जो उस रिजीम को भी एबॉलिश करना होगा सर। ये हर तरीके से, जब ऐसे टैक्स कम होता है तो टर्नओवर पे टैक्स ले लेते हैं। मतलब कहीं तो आप छोड़े ना, मतलब किस तरीके से बंदा पूरा कर सकेगा? अब आपने मैं एक छोटी सी बात और आपके प्रोग्राम में बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बता दूं, इस साल क्या होने जा रहा है मुझे नहीं पता, कि 2023 में जो बजट था ना, जो हमारा बजट का तखमीना था, वो 14,460 बिलियन रुपीस का था। बिल्कुल, हमने नेगेटिव शुरू किया था। हमने तो सारी सूद की अदायगियों में हमारे पैसे चले गए, इधर चलेगा उधर चलेगा, हमने तो स्टार्ट ही नेगेटिव से किया था। और 9,200 बिलियन का आपने टैक्स का कलेक्शन रखा था, जिसमें से 41% डायरेक्ट टैक्स था और 59% इनडायरेक्ट। फिर इसको बढ़ा के 9,400 अरब कर दिया था IMF के कहने पे। जी, आपको पता है कि उसमें गवर्नमेंट एक्सपेंसेस कितने थे? 14,460 बिलियन के अंदर 13,000। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक एक साल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंस है वो अप्रोक्सीमेटली $18 अरब है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक। ऐसे ही है ना सर, 13,320 बिलियन रुपीस का। तो जब अब आप ठीक है, इसमें कुछ लॉन्ग टर्म भी होंगे, जो मैं ये नहीं कहता कि सारा का सारा अभी होता है, लेकिन सर बजट बनाने का मकसद ही, जो हम कहते हैं ना कि स्टेक होल्डर को लें, तो उनकी तजावीज तो लें। अब आपने एक बात की इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से कि जी बिजली नहीं है। सर देखें, ये बड़ा अलमिया है हमदा साहब, ना हमारे पास बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। पानी हम खरीद के लेते हैं, जबकि यहाँ पानी मौजूद है। ना सेवरेज है, ना ड्रेनेज है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। मार्कअप रेट वी आर हाईएस्ट इन द रीजन। बिल्कुल, बिजली के रेट आज की खबर मैंने एक और चैनल पे भी बात की थी कि जी उन्होंने अब ये खबर आज बड़ी पैनिक हुई है हमारे इंडस्ट्री सर्कल में कि जी जो 18 से 19 रुपए तकरीबन जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के अंदर अगले 4 महीने में जो है ना वो हमसे वसूल किए जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है सर। आप इसमें सर देखें कितनी नाअहली है। नेपरा के हवाले से मैं बहुत माजरत के साथ ये बात कहूंगा कि के इलेक्ट्रिक ने 2022 के अंदर एक कलेक्शन बना के भेजी, जो नेपरा को दी गई, जिसको नेपरा को दी, इसको नेपरा ने अप्रूव करनी थी 2022 दिसंबर। जून 2000
2023 में वो एक्सपायर हो गई और उसके बाद से लेके आज तक उस कलेक्शन के हवाले से टैरिफ नहीं बन के दिया गया के इलेक्ट्रिक को। के इलेक्ट्रिक ने अब ऑल ऑफ सडन अब ये कहा कि जी हम अगले 4 महीने में जो 9 महीने की पिछला जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस है वो आपसे 19 रुपए के हिसाब से वसूल करेंगे आगे आने वाले 4 महीने में। सर जो 9 महीने में लोगों ने कमा लिया, खा लिया, तनख्वाहें दे दी, खर्चे कर लिए, नफे नुकसान कर लिए, अब उनके आगे आने वाले 4 बिल्कुल। महीने में आप 9 महीने का डेफिसिट पूरा करेंगे तो सर ये कैसे होगा? मतलब क्या ये तो ऐसा लगता है कि चाहते ही नहीं है कि इंडस्ट्री तो चले, ये इसको किसी ये ना किसी यही तरीके तो से बंद सारे कर दिए। नुकात हैं जौहर साहब, यही तो सारे नुकात हैं जिसकी वजह से आप सब लोग बहुत परेशान हैं। हमारी जो इंडस्ट्रीज के जो नंबर आ रहे हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के, वो डिक्लाइन की तरफ आ रहे हैं। यही तो वजूहात हैं जिसकी वजह से हम माली साल के अख्ताम तक एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे 30 अरब डॉलर का। सर नहीं तो कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे अब ना। जौहर साहब देखें, हमारे पास हल तो इस वक्त मेरे ख्याल से शायद SIFC है, और तो हमारे पास कोई हल नहीं है। अभी हम IMF के प्लान में जाएंगे, IMF बोलेगा टैक्सेस लगाएं, आपको मजीद टैक्सेस ऐड ऑन करने पड़ेंगे। IMF बोलेगा कि आप बिजली महंगी करें, गैस महंगी करें, पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा करें, GST आयद कर दें, लीवी बढ़ा दें, आपको करना पड़ेगा। तो मतलब वो हमारे पास हल तो नहीं है ना, फिर उनके इसका पास। मतलब है। हाँ, वो तो उनके पास तो एक बड़ा स्टैंडर्ड फार्मूला है कि जी टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं, टैक्स देने वाले पे और टैक्स बढ़ाएं और उससे अपना डेफिसिट पूरा करें, या अपना जो उनकी रिकवरी जो पूरी हो सके। तो ये हल नहीं ना। लोग फिर सर होगा क्या? देखें, लोग टैक्स नेटवर्क में आने से डरते हैं मतलब साहब। जी मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं कि लोग अपनी कमाई के पैसे बैंक में इसलिए रखते हैं कि घर में सिक्योर नहीं है, और लाख रुपए दे के जब अपने वो पैसे निकालते हैं क्योंकि वो फाइलर नहीं है तो उनको 600 रुपए कट जाते हैं। 10 बिल्कुल। लाख पे 6,000 रुपए कट जाते हैं, और 6,000 रुपए गरीब उसके लिए बहुत होते हैं जिसकी कुल सरमाया ही 10 लाख रुपए। वो 6,000 रुपए दे के अपने खुश है, लेकिन नेटवर्क में इसलिए नहीं आता कि उसको पता चीज मैं टैक्स नेटवर्क में आऊंगा, मुझ पे ऑडिट भी होगा, मुझ पे लेटर भी आएंगे, मुझ पे नोटिस भी आएंगे, मुझ पे और परेशानी क्यों कहता है इससे बेहतर है कि मैं इससे दूर रहूं। ये आपने खौफ का जो हिरासमेंट का माहौल दिया हुआ है, लोग टैक्स नेटवर्क में आने से डरते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक हम टैक्स नहीं देंगे मुल्क नहीं चलते। लेकिन मुल्क सर नहीं चलेगा। accountability- टैक्स GDP हमारी सिर्फ 8.5% है। मुझे आखिर में ये बता दें जौहर साहब, 2024 में इंडस्ट्रियलाइजेशन को कहां देख रहे हैं? या ये साल भी मुश्किल है, सर 2025 में कुछ उम्मीदें हैं, या 2025 भी मुश्किल है? SIFC से उम्मीदें वाबिस्ता की हुई आप लोगों ने या नहीं की हुई? मुख्तसर सा जवाब दे दें सर। हम हर उस चीज से उम्मीद वाबस्ता कर लेते हैं जो सरकार हमें बोलती है, और यही वजह है कि आज तक यहाँ बैठ के जंग जिहाद कर रहे हैं और जंग लड़ रहे हैं इंडस्ट्री को चलाने के लिए। SIFC इज अ वेरी ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट, हम फुली सपोर्ट, लेकिन उसके अभी रिजल्ट आना शुरू नहीं हुए सर। जी अभी वो चीजें डॉक्यूमेंटेड उस तरीके से होके रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हुई है। एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं बढ़ा है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ब्रिलियंट है। आपने कहा 2024 और 2025, माजरत के साथ जो इस वक्त इकोनॉमी के हालात हैं, जो बेसिक नेसेसिटी का फुकदान है, जो बेसिक चीजें हैं जिसका पहले जिक्र कर चुका हूँ, रिपीट होंगी, इसके बगैर इंडस्ट्री मैं नहीं समझता क्योंकि फरोख पा सकेगी। बहुत बहुत बड़े स्टेप लेने होंगे, मिसाक जमहूरियत को छोड़ के मिसाक मईशत पे आना होगा, स्टेक होल्डर को बिठाना होगा, उनकी दुख दर्द सुनने होंगे, और हंगामी बुनियाद पे वॉर फुटिंग लेवल पे इकदाम करने होंगे, और एक टाइम लाइन ड्रॉ करनी होगी कि जी हम आज जून 2024 में खड़े हैं, हम जून 2025 के अंदर ये इनकलाब लाना चाहते हैं और ये चीजें करना चाहते हैं। और ये उसके सब लिए कहीं पे तो कुर्बानी- मुमकिन नहीं हो पाएगा, एकदम तो मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो फिर इसका इस मतलब वक्त ये जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन 2024 और 25 के अंदर मुश्किलात का शिकार रहेगी, ये बात तो तय हो गई। जो करंट हालात के अंदर तो मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, लेकिन रियलिस्टिकली अगर सोचता हूँ तो मुझे मुश्किल नजर आता है। बहुत शुक्रिया जौहर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मीसा के मईशत पर बात करनी होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बेहतर से बेहतर और लॉन्ग टर्म पॉलिसी मुतारिफ करानी होगी, अदरवाइज 2024 और 25 इंडस्ट्रीज के लिए परेशान कुन रहेगा। या वक्त एक ब्रेक, हमारे साथ ही वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं हनीफ गौहर, साबिक चेयरमैन आबाद। हनीफ साहब, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या 2024 और 25 भी हमारे मुल्क की सनतों के लिए वबाल बनकर आएगा, या फिर कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें कि जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर जो हमारे क्राइसिस चल रहे हैं मुल्क के अंदर, अगर आप इंटरेस्ट रेट को देखें कि 22% के ऊपर कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके जी अंदर जब तक कमी बेशी नहीं की जाएगी उस वक्त तक इंडस्ट्री जो है तो नहीं चल सकेगी। अब जहाँ इंडस्ट्री लगाने की आप बात कर रहे हैं तो देखें कि इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको बहुत सारी इंडस्ट्री को चलाने के लिए चीज़ें इंपोर्ट करनी होती हैं, और वही केमिकल से मुख्तलिफ चीज़ों से आप इस्तेमाल करने के बाद आप उसको वैल्यू ऐड करके फिर आप एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। तो आज आपके पास पोजीशन ये है कि आपके पास इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं है,
तो जब तक आप यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज का अरेंजमेंट नहीं करते, रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं नीचे लेकर आते, तो मैं नहीं समझता कि जो इंडस्ट्री चल सकेगी। आज की जो इंडस्ट्री की सिचुएशन है, आज इंडस्ट्री जो है तो आप किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछें, वो तकरीबन उन्होंने अपनी जो इंडस्ट्री को चलाने की जो कैपेसिटी है, जी। वो ऑलमोस्ट 10% से लेके 25% पे लेकर आ गए। 75% इंडस्ट्री जो तो उन्होंने अपनी बंद रखी हुई है, ताकि जो उनके लॉसेस हैं, वो लॉसेस उनके कम से कम हो सकें। हनीफ साहब ये बताएं कि स्टेट बैंक और एफबीआर, इन दोनों में से जी। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि कौन सा इदारा ऐसा है जो बिजनेस कम्युनिटी को ज़्यादा परेशान कर रहा है। स्टेट बैंक चाहता तो शरह सूद कम कर सकता था, हमारा इन्फ्लेशन का फिगर कम हुआ है, लेकिन उसने नहीं की। जी। एफबीआर आए दिन एसआरओ निकाल रहा है और हर महीने की बैलेंस शीट मांग रहा है। तो कौन से इदारे से सबसे ज़्यादा आप लोगों को नाराज़गी है? मैं समझता हूँ कि हमारी दोनों इदारों से नाराजगी है। जहाँ से आपने बात की एफबीआर की, तो एफबीआर ने जो टैक्सेस के भरमार लगाए हैं, क्योंकि उसकी मजबूरी है। क्योंकि जब आप कशकोल लेकर फिरेंगे पूरी दुनिया में कि हमें जो है तो आप जो है तो लोन दें, उधार दें। उधार लेना कोई खुशी की बात नहीं होती है, उधार के ऊपर सूद दिया जाता है। तो जब आप पूरी दुनिया में अभी आप देखें कि तबले बजाए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जी। कि आईएमएफ ने 1.51 बिलियन की किस्त जो है तो अप्रूव कर दी। अब आप ये दिखाएं, आप खुद बताएं ना, आप एक जर्नली, आप तो ये तो मुल्क है, बिल्कुल। अब आप खुद बताएं कि अगर आप किसी के पास जाते हैं कर्ज लेने के लिए, तो क्या कर्ज लेने पर आप खुश होंगे? आप खुश होंगे कि आपको हर महीने या हर साल उसके ऊपर सूद देना पड़े? तो हमारा मुल्क जो है तो दलदल में फंसता जा रहा है दिन ब दिन। जब तक हम सूद की लानत से नहीं निकलेंगे, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि हम परेशान हाल रहेंगे। और जो एफबीआर है, एफबीआर जो है इसी आईएमएफ के प्रेशर में, वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में, और जितने हम लेते हैं वो लोग अपनी अपनी कंडीशंस हमसे अप्रूव करवाते हैं। जब कंडीशंस अप्रूव करते हैं तो सकत नहीं है हमारे अब आम लोगों के अंदर। अशराफिया का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बिल्कुल। मुल्क का अशराफिया है। लेकिन असल जो प्रॉब्लम आ रहा है हमारे मुल्क के अंदर, वो एक आम आदमी का और गरीब आदमी का है, कि जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का रेट बढ़ता जा रहा है। जो महंगाई का जिन है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। अब आप ये देखें कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे लोग जॉब से लोगों को निकाल रहे हैं। अच्छा, जॉब से निकालना उनकी मजबूरी है, क्योंकि महीना सर पर खड़ा होता है और उनके करोड़ों रुपए का पेरोल बनता है, सैलरी होती है। बिल्कुल। तो जब उनका अपना बिजनेस नहीं होगा, तो वो करोड़ों रुपए का पेरोल कैसे निकालेंगे? तो जब बिल्कुल, पेरोल नहीं बेरोजगारी की निकाल शरह में सकेंगे इजाफा तो हो वो रहा है, लोगों को बेरोजगारी अमन करेंगे। अमान की सूरत हाल भी खराब हो रही है। अब प्रॉपर्टी सेक्टर की बात कर लेते हैं। ये बताएं कि 70 टैक्स हम पर लागू है, मुतादिद टैक्सेस जी। रियल एस्टेट सेक्टर पे लगा दिए गए हैं, वैल्यू एडेड जी। सेक्टर है, जी। बिल्डर यहाँ से अब तक सामान समेट रहा है और बाहर ममालिक जा रहे हैं। तो अब ऐसा प्रॉपर्टी ही के है। हवाले से SIFC मुतारिक नहीं है, उनकी लिस्ट में शामिल नहीं है, क्यों रियल एस्टेट सेक्टर को दीवार से लगा दिया गया है? देखिए, मैं समझता हूँ कि आफ्टर एग्रीकल्चर वाहिद आपका सेक्टर बचता है पूरी दुनिया के अंदर, सबसे ज्यादा जो जॉब प्रोवाइड करता है वो आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इग्नोर करते हैं तो आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है। जी। और वो वाहिद इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जिससे रिलेटेड 72 रिलाइड इंडस्ट्रीज हैं। अब ये बाकी क्यों इंडस्ट्रियां बैठ रही हैं? जी। वो इस वजह से बैठ रही हैं कि टाइल वाला टाइल बना के किसको बेचेगा? कंस्ट्रक्शन में तो जब हम बिल्डिंगें बनाएंगे, बिल्कुल। सोसाइटीज बनाएंगे, बेंगलोज बनाएंगे, तो हम टाइल लगाएंगे। तो जब हमारे पास ही काम नहीं होगा और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स की भरमार कर दी जाएगी, और ये सैमनी टाइप के टैक्सेस या बाकी दीगर टैक्सेस, जब भी आप ये देखें कि अभी भी आईएमएफ की ये डिमांड है कि जनाब अभी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे टैक्स नहीं है, मजीद आप बढ़ाएं। मजीद आप बढ़ाएं, जितने बिल्कुल। टैक्सेस बढ़ाएंगे, और इस बजट में तो मजीद टैक्सेस अब आप लगने ये वाले हैं देख, रियल एस्टेट सेक्टर पे। अब आप अगर रियल एस्टेट, तो पहले आपको पता है बिल्कुल पाकिस्तान में सो चुका है इस वक्त। बिल्कुल। आपके रियल एस्टेट तो किसी सूरत भी नहीं चल रहा, रियल एस्टेट में तो कोई चीज नहीं बिक रही है, क्योंकि हम तो प्रैक्टिकल रियल एस्टेट में कैसे हम जो तो ये काम कर सकते हैं। तो अगर हम रियल एस्टेट के अंदर जब तक कोई पॉलिसी ऐसी नहीं बनाएंगे कि जो रियल एस्टेट चल सके, तो मैं नहीं समझता कोई दूसरी इंडस्ट्री भी चलेगी। ऊपर से क्योंकि सिस्टम रियल एस्टेट सिस्टम आप लोगों के ऊपर है, जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। आप देखें, सिस्टम की तो हमने लातादाद मर्तबा बात की है कि जो गवर्नमेंट की जमीनों पे कब्जे हो रहे थे, सिस्टम के लोग कर रहे थे, जी। उन पर तो चले, हमें तकलीफ नहीं थी, गवर्नमेंट जाने और वो सिस्टम के लोग जाने, ठीक है। लेकिन जो सिस्टम के लोगों ने जो प्राइवेट लोगों की जमीनों पर कब्जे करना शुरू किए और जो मजालिम किया इस कराची के अंदर, उस कराची को बर्बाद किया और बेदर्दी से लूटा गया इस कराची को, तो मैं समझता हूँ कि उसका कला कमा होना चाहिए। और अगर सिस्टम के लोग बाज नहीं आए, अभी आपको पता है कि बिल्डर्स जो हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग जो हैं, जी। पाकिस्तान छोड़ के लातादाद लोग जा चुके हैं ऑलरेडी, और दुबई भरमार हो चुकी है दुबई बिल्कुल जाने ऐसा ही की। है।
तो आप ये देखें कि जो बाकी चंद लोग रह गए हैं जी। तो वो भी सारे के सारे चले जाएंगे, आखिर में वो भी ये यहाँ पे बता नहीं दें, रुकेंगे। आखिर में ये बता दें, एसआईएफसी को अप्रोच किया है आबाद ने? आप लोग अगर एसआईएफसी के पास जाएं, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की अहमियत को उजागर करवाएं तो यकीनन कुछ बात बन जाए। देखिए एसआईएफसी तो कोशिश कर रहा है कि एसआईएफसी के मुल्क की तरक्की के लिए कोई ना कोई काम करे, जी। लेकिन आप ये देखें कि ग्राउंड के ऊपर अभी तक आपको एसआईएफसी का कोई काम नजर नहीं आया। हम जरूर सुनते हैं रोजाना एसआईएफसी के, लेकिन आप खुद मीडिया के दोस्त बताएं मुझे कि आपने कोई ग्राउंड पर काम होते हुए देखा अब तक कोई? कोशिश तो कर रही ठीक है है, एसआईएफसी भी। मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि कोशिश कर रही है। मैं तो ग्राउंड की प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। दिल्ली दूरस अभी नताइज आना बाकी हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है जी। आपकी एसआईएफसी की मैं अप्रिशिएट करते हैं, अल्लाह करे एसआईएफसी हो तो हम सबके लिए बेहतर है। जो मुल्क तरक्की करेगा तो हम सब पाकिस्तानी हैं, हम बिल्कुल। सब इस मुल्क से प्यार करते हैं, हम सब अपनी पाकिस्तान की आर्मी से प्यार करते हैं, तो हम तो चाहते हैं कि मुल्क जो है तो फले फूले, लेकिन बदकिस्मती से पॉलिसी मेकिंग जो है तो हुक्मरानों के पास है। उनको चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसियां बनाएं कि एक आम आदमी आराम से अपनी जिंदगी गुजार सके। ये जो आज जो गंदम का स्कैंडल आया हुआ है, जी। लोग रोडों पर ना आए। एक तरफ जो है तो आप ये देखें कि मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी रोडों पे निकल रही है, जी। एक तरफ पीटीआई वाले रोडों पे निकल रहे हैं, एक तरफ सुन्नी इत्तेहाद वाले रोडों पे निकल रहे हैं, एक तरफ वहदत मुस्लिमीन वाले पॉलिटिकल निकल रहे हैं। अनसर्टेनिटी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबको तो एक जब पेज पे तक जमा होना पॉलिटिकल चाहिए। स्टेबिलिटी नहीं आएगी इस जी। मुल्क के अंदर, उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। तरक्की नहीं कर सकेगा। बहुत शुक्रिया हनीफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मिसाक मईशत की बात की, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो, लोकल इन्वेस्टर को फैसिलिटेट किया जाए, इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाए, रियल एस्टेट सेक्टर को एसआईएफसी की फहरिस्त में शामिल किया जाए, उसके बाद फिर हम अपने पाँव पे खड़े हो सकते हो। यकीनन ये तमाम जो इक़दामात हैं ये हमारी मईशत को सुधारेंगे, बेहतर करेंगे। बहरहाल इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से हमारी तो यही तवक्को है, हम यही उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत इस बजट के अंदर कोई ऐसी पॉलिसी मुतारिफ कराएगी जिससे इंडस्ट्रीज़ का सर्वाइवल हो सकेगा, बिजली और गैस की कीमतों को कंट्रोल किया जा सकेगा। ख़ास तौर पे बिजली की जो कीमत है अगर वो 9 सेंट पे आ जाती तो हमारा एक्सपोर्ट बेहतर हो सकेगा। रियल एस्टेट सेक्टर को भी फहरिस्त में शामिल किया जाए एसआईएफसी की, ताकि इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़े। वैल्यू एडेड सेक्टर है। इन तमाम नुकात को आज हमने तफसीली डिस्कस किया कि 2024 में और 2025 में इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ खड़ी हुई है। बहरहाल हर शख्स, हर बिजनेसमैन, हर सेक्टर बहुत परेशान है और उसका यही कहना है कि इस बजट पे हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि हुकूमत और एसआईएफसी ख़ास तौर पे कोई अच्छी पॉलिसी मुतारिफ कराएगी। बिल्कुल करानी चाहिए, ये हमारी ज़रूरत है। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।